अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम सीखेंगे एडवर्सेरियल सर्च, मिनिमैक्स और अल्फा बीटा प्रोनिंग। इसके स्टार्ट के ऊपर ही आपको ना दो लिंक्स दिए गए हैं। एक जो है यूजफुल लिंक है वो आपको मिनिमैक्स को विजुअलाइज करने के लिए है, मिनिमैक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो दूसरा है वो आपके लिए गिवन है, वो आप उसके ऊपर जाकर विजुअलाइज कर सकते हैं अल्फा बीटा प्रोनिंग को। MAEs stand for multi-agent environment. So multi-agent environments और games क्या होते हैं? Multi-agent environment क्या है कि जी every agent needs to consider the actions of the other agents in order to optimize its welfare. अभी तक जो हम लोगों ने सर्चेस पढ़ी थी उसमें एक जो भी एजेंट था या हम थे वो एक पॉइंट से स्टार्ट करते थे, अपने गोल तक जाना चाहते थे। उसके अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती थी कि कोई आपके एक्शन के ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म कर सकता। इन शॉर्ट कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था उसके अंदर जो आपके अगेंस्ट होता, जिसे हम ओपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है, मतलब इसमें मोर देन वन एजेंट है। पिछली वाली जो सर्चेस थी उसमें एक ही एजेंट है, वो स्टार्ट कर रहा था अपना काम, गोल तक जाता था और उसकी सर्च पूरी हो जाती थी। अब हमारे पास मल्टीपल एजेंट, एक एजेंट अगर कंप्यूटर है और वो अपना टारगेट तक पहुंचना चाहता है, तो दूसरा भी एक और एजेंट है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और वो भी अपने टारगेट तक पहुंचना चाहेगा। ठीक, नॉर्मली कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कोऑपरेटिव क्या होते हैं? एजेंट्स एक्ट कलेक्टिवली टू अचीव अ कॉमन गोल। जो हम जो एजेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं गोल तक अचीव करने के लिए, वो कोऑपरेटिव होते हैं। कॉम्पिटेटिव कौन से होते हैं कि एजेंट्स उसमें भी मल्टीपल हैं लेकिन दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, उनके जो गोल्स होते हैं वो कन्फ्लिक्ट करते हैं। गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्सेरियल सर्च प्रॉब्लम नोन एज गेम्स। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एजेंट्स मोर देन वन लेकिन उनके गोल्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और वो कॉम्पिटेटिव है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, तो ये हमारे पास एक गेम्स के कॉन्सेप्ट को राइज करते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स खेली हैं, उसमें 2 प्लेयर गेम होता है, बहुत बचपन में आप लोगों ने देखी होगी फाइटिंग गेम, उसमें 2 प्लेयर्स गेम होती हैं, या फिर 1 प्लेयर हम आप खुद होते हैं और दूसरा प्लेयर कंप्यूटर होता है, या फिर दोनों ही ह्यूमन प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपना प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों इस तरह ही गेम खेलते हैं कि एक जो है वो दूसरे को फाइट करके उसको उसके पॉइंट कम करना चाहता है, जबकि दूसरा पहले के जो है वो पॉइंट कम करना चाहता है। और उनका गोल ये होता है कि जिसके जल्दी से जो है वो पावर खत्म हो जाएगी तो वो वाला प्लेयर जीत जाएगा। तो वो वाले जो एजेंट्स या मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट जो है हमारे पास वो कॉम्पिटेटिव है, और हम इनको ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक थोड़ा इसके ऊपर स्टडी की जाती है। तो गेम थ्योरी क्या, इट्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, व्यूज एनी मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट एज अ गेम provided that the impact of each agent on the other is significant. कैसे जी? The able to affect the action of other game. एक एजेंट अपने एक्शन से दूसरे एजेंट को इफेक्ट कर सकता है। इन AI गेम इज अ स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट। कैसे जी के उसके अंदर हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक होता है, डिटर्मिनिस्टिक आपके आगे भी एक्सप्लेन होता है। डिटर्मिनिस्टिक होता है, फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक यानी आपका एक डेफिनेटली आपके एक पॉइंट है जिसको पहुंचकर आप कहते हैं कि आपने विन कर लिया या लूज कर लिया। फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है। टू एजेंट्स एक्शन मस्ट ऑल्टरनेट, दो ऐसे एजेंट्स हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट और इक्वली जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। यूटिलिटी वैल्यूज है एट द एंड ऑफ ईच गेम। यूटिलिटी हमारे पास बिल्कुल वही, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हमारा गेम जो है वो प्लेयर हमारा गेम जीत गया तो हम एग्जाम्पल अगर कोई विनर है तो उसको +1 दिया, कोई लूज कर जाएगा तो उसे -1 दिया जाएगा। या फिर हम कहते हैं कि जो विनर है उसको हम +C दे रहे होंगे, लूजर को -C दे रहे होंगे, या एन नोटेशन जो उस गेम डेवलपर ने उस वक्त बनाते हुए उसके अंदर रखी है। AI गेम्स में क्या है, इट वाज टैकल्ड बाय कॉनरेड जूस, क्लाउड, शैनन, नॉटबर्ट, वीनर, एलन ट्यूरिंग। हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस रिसेंटली। डीप ब्लू गेम इसकी एक बहुत रिसेंट एग्जांपल है। आप लोग गूगल या यूट्यूब के ऊपर जाकर डीप ब्लू गेम लिखिएगा और उसके बारे में आपको वीडियो बहुत अच्छी एक मिल जाएगी, आप वो जरूर देखिएगा। अच्छा, गेम स्टेट्स आर
हम बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एजेंट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटेड एक्शन रूल्स। आपके एजेंट्स, आप किसी भी गेम को अपने ज़हन में इमेजिनेशन में ले आए, जो 2 प्लेयर गेम है फॉर एग्जांपल, तो आप उस एजेंट के, जो भी आपके एजेंट्स हैं उनके कुछ लिमिटेड एक्शंस ही होंगे और उसके बियॉन्ड वो एक्शंस नहीं कर सकते। और आउटकम्स जो हैं वो उसके अंदर डिफाइन की जाती है बाय प्रिसाइज रूल। फॉर एग्जांपल मैं फाइटिंग वाली गेम की एग्जांपल दूं तो उसके अंदर हम कहते हैं हमारा वो वाला प्लेयर जीत जाएगा जिसकी पावर ज्यादा होगी एट द एंड ऑफ द टाइम। गेम्स आर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर हार्ड टू सॉल्व। चेस जो है वो आपके पास, आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखी हुई है, तो वो एक गेम है जिसके अंदर आपके पास एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर जो है आपका, अगर हम ट्री की फॉर्म में उसको करें, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई पहली एक स्टार्ट स्टेट है आपकी, और फिर उसके बाद आप उसका ट्री की शक्ल में, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में एक गेम का पूरा ट्री, जिस तरह की असाइनमेंट भी मैंने आपको दी हुई है, उस तरह का अगर आप एक ट्री बना के देखें तो उस लिहाज से वो कहता है कि चेस वो वाली गेम है जिसके अंदर हमें जो है वो उसका ब्रांचिंग फैक्टर 35 है। और अगर 50 मूव्स हर प्लेयर करे तो इसका मतलब है कि जो सर्च ट्री होगा उसके अंदर 35 रेज टू द पावर 100 इतनी ज्यादा नोट्स हों। तो टिपिकल सर्च प्रॉब्लम्स में क्या होता है, गेम्स वर्सेस सर्च प्रॉब्लम, इन टिपिकल सर्च प्रॉब्लम वी ऑप्टिमाइज अ मेयर to acquire the goal, like there is no opponent at all। अगर हम BFS देखे, DFS देखे, A स्टार सर्च देखे, वो टिपिकली सर्च प्रॉब्लम थी, के अंदर कोई भी ओपोनेंट नहीं था। लेकिन इन गेम्स में जो अब हम देखेंगे, देयर इज एन अनप्रिडिक्टेबल ओपोनेंट, एक ओपोनेंट हमेशा मौजूद रहेगा। सो वी नीड टू वेरीफाई, वी नीड टू स्पेसिफाई अ मूव फॉर एवरी पॉसिबल ओपोनेंट रिप्लाई। हमने जब भी गेम खेलते हैं, आप लोग लूडो की गेम खेलते हैं या टिक टैक टो खेलें या चेस खेलें या पोकर खेलें या कोई भी ऐसी गेम जो 2 प्लेयर गेम है, तो आप जब भी कोई एक्शन लेते हैं आपने ओपोनेंट की सारी पॉसिबिलिटीज को जहन में कंसीडर करते हुए आप उसको गेम को खेलते हैं। तो इट नीड टू स्पेसिफाई अ मूव फॉर एवरी पॉसिबल ओपोनेंट रिप्लाई। आपका ओपोनेंट किसी भी तरह रिप्लाई करें, आप उस सारी चीजों को जहन में रखते हुए गेम खेलते हैं। स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑन एन एफिशिएंट मूव, ऑफ कोर्स अगर आपकी जो मूव है वो एफिशिएंट नहीं होगी तो आपको लूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंजेंट टाइम कंस्ट्रेंट, अगर हम 2 प्लेयर गेम जो भी हमने फाइटिंग की बात की थी उसके अंदर हम देखें तो हम टाइम कंस्ट्रेंट्स भी रख सकते हैं, और वो टाइम अप होने तक जितनी भी पावर आ जाती है उस लिहाज से हम फैसला कर लेते हैं। अनलाइकली टू फाइंड गोल मस्ट अप्रोक्सीमेट, इसके अंदर कोई ऐसा सच गोल नहीं है कि आपका जो है वो फलां लेवल आएगा तो ही आपका जो है वो गोल जीत जाएगी, गोल आ जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेट भी है। अगर आपके प्लेयर्स पहले ही जो है वो एक दूसरे को मार देते हैं या उनकी पावर्स पहले ही लूज कर जाती हैं या टाइम अभी रहता ही है और एक प्लेयर दूसरे को मार मार के उसकी पावर बिल्कुल ही एंड कर देता है, तो वो जीत जाएगा उस सिचुएशन में। ठीक, रिक्वायर सम टाइप ऑफ डिसीजन टू मूव दिस सर्च फॉरवर्ड। ठीक, अच्छा, टाइप्स ऑफ गेम हमारे पास आ जाती है कि गेम्स कितनी तरह की हैं। कुछ गेम्स हैं जिसे हम परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, कुछ हैं जिनमें इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। कुछ गेम्स हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक होती हैं, कुछ हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कुछ है डिटर्मिनिस्टिक और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कुछ है डिटर्मिनिस्टिक सॉरी परफेक्ट एंड चांस, और कुछ है इम्परफेक्ट एंड चांस। अब इन डब्बों के अंदर कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे चेस, चेकर्स, मोनोप्ले, टिक टैक टो, पोकर, स्क्रैबल, ये डिफरेंट टाइप है। ये हैं क्या अल्फाज, इनके लिए ना मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मटेरियल एज इट इज डाल दिया ताकि आप लोगों को सिर्फ सुनने कर भी समझ तो आए, लेकिन वो कुछ रिटन फॉर्म में इनकी डेफिनेशंस आप लोगों के आसानी के लिए मैंने एज इट इज उठा के डाली हैं। तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गेम्स वो वाली गेम्स होती हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड पे ये लिखी भी हुई हैं। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वो वाली गेम होती है कि जब आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है गेम के बारे में हर प्लेयर के पास एट द एंड ऑफ द गेम। इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट ईच प्लेयर हैज सेम इंफॉर्मेशन दैट वुड बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ द गेम। दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप मिसाल के तौर पर ले लें कि दिस इज ईच प्लेयर नोज और कैन सी अदर प्लेयर मूव। जैसे आप चेस खेलते हो मिसाल के तौर पर, और चेस के अंदर आपके सामने पूरी चेस मौजूद होती है। अब सामने वाला किन किन डायरेक्शंस में चल सकता है वो सारी सिचुएशन आपके पास है, और आप किन किन डायरेक्शंस में चल सकते हैं, इक्वली इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर्ड है, तो वो हम कहते हैं
विजिबल है बिल्कुल, तो हम कहते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो परफेक्ट गेम्स के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है चेस की। दूसरी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है जी इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन वो वाली है कि जिसके अंदर आपको सारे का सारा नॉलेज मौजूद नहीं है गेम का। मिसाल के तौर पर टिक टैक टू है। अब टिक टैक टू में जो भी पहली दफा टिक कर देगा और दूसरी दफा कोई और बंदा क्रॉस लगाएगा, तो आपके सामने मौजूद इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये नहीं पता कि नेक्स्ट मूव वो कहाँ ले रहा होगा। It appears when decisions have to be made simultaneously, and players need to balance all possible outcomes when making a decision. आप अपने जहन में इसके लिए ले आए कि फॉर एग्जांपल टिक टैक तो आपकी वो एक एग्जांपल है कि आप एक दफा टिक लगाते हैं, आपको पता है ये सारी पॉसिबल ऑप्शंस में कहीं पर भी लगाई जा सकती है, लेकिन आपको उन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए अपना वेल परफॉर्म करना होता है। या इसी तरह हम कार्ड की एग्जांपल ले लें, जब हम कार्ड्स खेलते हैं तो हम सबके पास जो है वो कार्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे एक के कार्ड दूसरे कार्ड से छुपे हुए होते हैं। तो इसकी एग्जांपल एक इम्परफेक्ट है कि गेम हमारे पास है लेकिन हम दोनों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तीसरी हमारे पास आ जाती है डिटर्मिनिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक में हमारे पास क्या होता है कि बिहेवियर और परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, already specified and predictable, like there is no uncertainty, there is no ambiguity. An example of deterministic behavior is a simple chasing problem. You can explicitly code a non-player character to move toward some target point by advancing along the x and y coordinate axis until the characters x and y coordinates coincide with the location target। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक यानी मिसाल के तौर पर आपके पास ये चेकर्स की गेम है, तो चेकर्स की गेम की डिटर्मिनिस्टिक एक बहुत वेल डिफाइंड फाइनल शक्ल है कि जी ये वाली स्टेट आएगी तो हम कहते हैं हमारा जो है ना वो गेम विन कर गए हैं। ठीक है, ये चेस जो है हमारे पास ये वाली स्टेट अगर हमारे पास होगी तो हम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक बिल्कुल डेफिनेट है हमारी, हम जीत चुके हैं। ठीक है, चांस वाली और परफेक्ट इंफॉर्मेशन और चांस के एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे मोनोप्ले और बैक गेमन है, आप मोनोप्ले को सर्च करें, या इसमें हम लूडो को भी एक एग्जांपल रख सकते हैं। तो ये चांस के ऊपर इस तरह से परफेक्ट इंफॉर्मेशन, आप लूडो खेलते हो, लूडो के अंदर आपके सामने पूरी लूडो मौजूद है, सारी इंफॉर्मेशन सारे प्लेयर्स के पास है, लेकिन डाइस के ऊपर डिपेंड करती है कि नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे होंगे, तो दैट इज ऑन चांस। इसी तरह से इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन और डिटर्मिनिस्टिक, जैसे टिक टैक टू है, इम्परफेक्ट है और डिटर्मिनिस्टिक है कि जी ये एक फाइनल स्टेट आएगी, तीन जो क्रॉस हैं या जो तीन टिक हैं वो एक लाइन में आएंगे, डेफिनेटली डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये वाली स्टेट हमारी विनिंग सिचुएशन है। और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट नहीं मुझे पता वो कौन से बंदा कहाँ पे लगा रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इम्परफेक्ट एंड चांस। तो इम्परफेक्ट एंड चांस में हमारे पास है कि जी जैसे हम पोकर खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलती, आप लोगों में से कोई खेलता हो तो पता नहीं, लेकिन इम्परफेक्ट में हम देखते हैं पोकर के हमारे पास कार्ड्स होते हैं, और कार्ड्स पहले स्टेप में किसके पास कौन से आ रहे हैं दैट इज चांस। और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन यानी एक बंदे के कार्ड दूसरे बंदे के कार्ड से हिडन है, तो दैट इज इम्परफेक्ट। ये सारे डेफिनेशंस विद एग्जांपल ये वाली स्लाइड के ऊपर मैंने परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इम्परफेक्ट, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ये सारी मैंने डाल दी है, और होपफुली आप लोगों को ये पढ़ के समझ आ जाएगी। यूटिलिटी फंक्शन क्या है ये हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, ये भी आगे नेक्स्ट इसके ऊपर भी बात आ रही है, और इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी डाल दी, थोड़ी सी बात आगे भी है। तो अब हम देखते हैं कि गेम फॉर्मुलेशन में होता क्या है। एक इनिशियल स्टेट होती है, कोई भी गेम है उसकी कोई इनिशियल स्टेट होगी, एक सक्सेसर फंक्शन होगा। सक्सेसर फंक्शन क्या करता है, एक करंट स्टेट से एक नेक्स्ट स्टेट पर आपका जो सक्सेसर फंक्शन है वो आपको लेकर जाता है। इट इज अ फंक्शन दैट जनरेट्स अ नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम द करंट स्टेट, सिंपल, प्लस द चॉइसेस दैट अफेक्ट द स्टेट चेंजेस। मिसाल के तौर पर 8 क्वीन प्रॉब्लम में अ स्टेट माइट बी द लोकेशन ऑफ 5 क्वीन सो फार। हमारे पास 8 क्वीन प्रॉब्लम है और हमारे पास एक स्टेट है जिसके अंदर अभी अब तक हमने 5 क्वींस रखी हैं। ठीक है, द चॉइस माइट बी टू वेयर टू पुट द नेक्स्ट क्वीन। अब हमें 5 क्वींस तो हमने रख दी हैं, तो सवाल अब अगला ये आ रहा 8 क्वीन प्रॉब्लम में 5 क्वीन रखी हुई है, एक स्टेट ये, छठी क्वीन मैंने कहाँ पे रखनी है, तो क्या करेगा सक्सेसर फंक्शन, द सक्सेसर फंक्शन वुड रिटर्न द रिजल्टिंग स्टेट विद द 6 क्वीन ऑन द बोर्ड। तो आपका जो सक्सेसर फंक्शन है आपकी एक करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट आपको ले जाकर दे रहा होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके अंदर एक टर्मिनल स्टेट टेस्ट। टर्मिनल स्टेट टेस्ट यही है कि आपकी फाइनल स्टेट कौन से बार वो आ गई या ये नहीं आई, बिल्कुल वो वाली बात है। फिर आ जाता है हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन की एक डेफिनेशन ये पीछे गिवन है, ये
और एक डेफिनेशन यहाँ पे भी गिवन है, डिफाइंस द यूजफुलनेस ऑफ द टर्मिनल स्टेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन ऑफ द प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो हमारी टर्मिनल स्टेट है वो कितनी यूजफुल है, वो हमें यूटिलिटी फंक्शन बताते हैं। अब हम कहते हैं कि जी इमेजिन करें कि दो प्लेयर हैं टिक टैक टो के अंदर, और एक का नाम है मैक्स और एक का नाम है मिन, ठीक है। और हम कहते हैं कि मैक्स जो है वो पहले मूव करता है, तो वी कैन जनरेट अ गेम ट्री। वो जो हमने आपको बनाने के लिए एक असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, पूरा ट्री बनाना, दैट इज एक्चुअली अ गेम ट्री ना। तो टर्मिनल स्टेट्स आर एट द लीव स्टेट, के उसके बाद नेक्स्ट कोई स्टेट ही नहीं आ रही होगी। मैक्स शुड प्ले इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी। जो मैक्स प्लेयर है वो इसी तरह ही खेलेगा कि उसका जो फायदा है, बेनिफिट है, यूटिलिटी है, उसका स्कोर है, वो जो है वो ज्यादा हो, विच विल मिनिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द मिन। यानी एक बंदा खेल रहा है वो अपने आप को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, और एट द सेम टाइम अगर वो ज्यादा हो रहा है तो जो ओपोनेंट है उसके वैल्यू कम हो रही होगी, उसको हम कहते हैं कि वो उसको मिनिमाइज कर रहा है, मिन को। दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्यों कहते हैं कि वन प्लेयर्स गेन इज एक्चुअली द अदर प्लेयर्स लॉस। एक बंदा अगर जीत रहा है तो दूसरे बंदे की वो हार है, दिस इज एक्चुअली जीरो सम गेम, ठीक। ओके, फॉर टिक टैक टो द फंक्शन कुड बी एज सिंपल एज रिटर्निंग प्लस वन। हम कहते हैं कि अगर मैक्स जीतता है उसे प्लस वन मिलेगा, अगर मिन जीत रहा है तो हम उसको माइनस वन देंगे, और अगर टाई हो रहा तो हम कह रहे हैं जीरो है। इसी तरह हम कहते हैं अगर मैक्स जीत रहा है तो हम उसे प्लस देंगे, अगर मिन जीतता है तो हम उसे माइनस देंगे, अदरवाइज हम उसको जीरो देंगे। या फिर हम कहते हैं कि जी मैक्स जीतेगा तो उसे प्लस 10 दे दो, मिन जीतेगा तो उसे माइनस 10 दे दो, एंड सो ऑन। आप जो भी नोटेशन रखते हैं। हाउएवर दिस सिंपल इवैल्यूएशन फंक्शन may require deeper search. Complete tree needs to be generated to calculate moves। आपकी जो complete tree है वो ये चाहती है, उसको जरूरत पड़ती है कि आप सारी moves को calculate कर लें। It may be slow or infeasible in some cases, but it's so. Okay, game tree हम यहाँ पे देखते हैं कि two player deterministic and fully observable है ये वाला। आप देखें ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और उसमें पहली दफा मैक्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मिन को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली दफा जब इस खाली बोर्ड के ऊपर अपने आप बारी ले सकता है मैक्स, तो उसके पास पॉसिबल ऑप्शन है कि वो यहाँ पर रख दे, या फिर वो यहाँ पे रख दे, या यहाँ रख दे, या नेक्स्ट यहाँ रख दे, यहाँ यहाँ, यानी 9 पॉसिबल ऑप्शन नजर आ रही हैं सारी, इन सब जगहों पे एक एक रखी हुई आपको ये 9 स्टेट्स दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बारी आ जाएगी जी मिन की। मिन जो है वो इन 9 की बजाय बाकी सारी 8 जगहों पे 8 ऑप्शन उसके पास आ जाएंगी। एक के वो 7 रख सकता है, यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे अप टू सो। इसी तरह मिन के बाद फिर से मैक्स की बारी आ जाएगी, और इस तरह सारे टर्न बाय टर्न करते करते एक स्टेट ऐसी आएगी, आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा और मुझे ये दिखाइएगा जब क्यूए सेशन होगा, जब आप लोगों ने ये ट्री जनरेट किया, मैं उसमें देखूंगी कि आप लोगों का जो टू प्लेयर डिटर्मिनिस्टिक फुली ऑब्जर्वेबल गेम ट्री बना है वो कैसा बना। अच्छा, अब ये वाले अगर हम देखें जो आपकी स्टेट है, तो इसके लिहाज से हमें 3 ओ लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस टर्मिनल स्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट फॉर द मीन, क्योंकि मीन के लिए हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तीनों एक लाइन में आ गए। इसी तरह से यहाँ पे तीनों एक ही लाइन में आ गए, और हम कह रहे हैं कि ये बेस्ट स्टेट है फॉर मैक्स के लिए। लेकिन ये वाली स्टेट देखें, इसमें कोई भी 3 एक लाइन में नहीं है ये, लेकिन सारी ऑप्शंस भी खत्म हो गई हैं, तो हम कह रहे हैं नीदर इट इज बेस्ट फॉर एनीथिंग, मतलब गेम ड्रॉ हो गई है। अच्छा, अगर तो मैक्स जीता तो हम कहते हैं हम उसे प्लस वन स्कोर दे रहे हैं, अगर जो मिन जीतता तो हम यूटिलिटी माइनस वन है, और अगर जो है वो गेम ड्रॉ हो जाता है तो हम इसको कहेंगे वो जीरो। परहैप्स अ बेटर यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है कि हम कहते हैं कि जी +100 फॉर ईच 3 इन अ लाइन फॉर कंप्यूटर गेम है, एक कंप्यूटर और दूसरा आप खुद है, तो हम कहते हैं कि अगर 3 एक लाइन में आ जाएंगे हम उसको +100 देंगे, अगर एक एक लाइन में 2 एम्प्टी सेल्स हैं तो हम उसको +1 देंगे। इसी तरह से सम नेगेटिव फॉर द ओपोनेंट में करेंगे कि अगर 3 एक लाइन में मीन है तो हम -100 काउंट करेंगे, 2 एक लाइन में है तो हम उसको -1 दे रहे हैं, और 0 अदरवाइज, यानी कि आपका टाई हो रहा है। तो आप कंप्यूट कर सकते हैं स्कोर्स फॉर ईच ऑफ द 8 लाइंस। कैसे? 3 रॉज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और आप उनके लिए ऑब्टेन कर सकते हैं सम। इस तरह से मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ।
फिलहाल इससे जो एग्जाम्पल देखते हैं कि ये आपकी ये करंट स्टेट है और इसमें आप देखिएगा कि हम कहते हैं कि पहला दूसरी बारी हमेशा मिन ले रहे हैं, तो 3 बारी मैक्स की होगी, 3 मिन की होगी, इस बारी जो आनी चाहिए वो मैक्स की आनी चाहिए, चौथी बारी भी। ठीक है, तो उसके लिहाज से देखें 1 2 3 ऑप्शन है, तो 1 2 3 ऑप्शन में से हमारे पास हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी। इन तीनों स्टेट्स को जनरेट करने के बाद मैक्स कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने तीनों स्टेट्स जनरेट की और उसके बाद उसने देखा कि ये वाली जो स्टेट जिसमें तीनों एक लाइन में आ रही है, यहाँ पे ऊपर जब मैं स्विच करूंगा तो मेरी जो है वो गेम जीत जाएगी। तो वो क्या करता है, अपना टिक यहीं पर ही लगाएगा और गेम जीत जाएगा, क्योंकि वो पूरा ट्री जनरेट करके अहेड देख चुका है कि कौन से वाली स्टेट उसे विनिंग सिचुएशन की तरफ लेके जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर सिचुएशन में हमारे पास 3 मैक्स और 3 मिन की बार मैक्स मिन ले चुका है 4 टाइम्स मैक्स खेल चुका है, तो फोर्थ बारी आ जाएगी जी मिन की। और मिन जो है वो इन दोनों ऑप्शंस में से यहाँ पर या यहाँ पर ले सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे, वो रेड से आपको शो किया हुआ। तो इस सिचुएशन में देखिएगा आपकी ये 3 इन रॉ क्रिएट हो गई है, मतलब आपका ये विन कर गया, वो आपका विन है। इसी तरह से ये वाली सिचुएशन है, अभी तक इसमें कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, हालांकि यहाँ पे भी फाइनल पूरा भरा नहीं है, लेकिन विनिंग स्टेट पहले मिल गई है। यहाँ पे भी ये फिल नहीं हुआ लेकिन और विनिंग स्टेट भी नहीं मिली, इसलिए हमें नेक्स्ट मूव लेना पड़ेगा और नेक्स्ट टर्न हमारे पास ओ के बाद एक्स की आएगी। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है एग्जाम्पल में देखें तो ओ विन्स, यहाँ पर हमारे पास ओ विन कर रहा है और यहाँ पे एक्स विन कर रहा है, या मिन ए किया और एक्स या मैक्स ए किया। अच्छा, यूटिलिटी कैसे हम इसके अंदर काउंट कर रहे हैं जी? आप क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास 100 प्लस 100 फोर 3 इन अ रो प्लस 2 इन अ रो प्लस 1 फोर 1 इन अ रो। अच्छा, अब देखें जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? आप इस रो पे कैलकुलेट करें +10, इस रो पे कैलकुलेट करें, दो सिंगल एक्स है +1, इसके ऊपर किया +1, 10 +1 +1 12 हो गया। इस तरफ को कैलकुलेट करें +10 22 +1 23 +1 24। फिर हम डायगोनली डायगोनल एक्स नहीं और यहाँ पर डायगोनली 2 है, तो हमारे पास हो गया कितने हो गए थे 24 + 10 34, तो 34 हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स की सिचुएशन में। यहाँ पे जब हम एक्स के लिहाज से यूटिलिटी काउंट कर रहे हैं। अच्छा, जब हम ओ के लिहाज से यूटिलिटी काउंट कर रहे हैं तो हम करते हैं कि डायगोनली सॉरी पहले एक साइड पर चलते हैं, तो यहाँ का -10, देन हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस वाले डायगोनल के लिहाज, सॉरी इस वाली लाइन पे हमारे पास आया -10, नेक्स्ट रो में हमने काउंट किया तो -1, ऊपर वाले में काउंट किया तो -1, फिर इस वाले कॉलम पे काउंट किया तो -1, इस पर काउंट किया तो -10, इस पर काउंट किया तो -1, इस डायगोनल पे काउंट किया तो -100 और इस डायगोनल पर काउंट किया तो हमारे पास -1। तो इन सबको अगर हम प्लस करें तो ये बन जाता है 100 10 20 1 2 3 4 25 -125। इस केस में आपकी यूटिलिटी बनती है ओ के लिए और एक्स के लिए इसकी यूटिलिटी बनती है 34, तो -125 और 34 बन रही है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ओ विन कर रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे पास, इस सिचुएशन से भी हम ये नेक्स्ट डिफरेंट करके आपके पास ये विनिंग सिचुएशंस निकल आएंगी। और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर मैक्स
This is a multi-agent environment. In discovering the sequence of optimal moves by Max, we have to consider that min is taking moves as well. यानी हम सिर्फ मैक्स को ही नहीं गेम खेल रहा बल्कि मिन भी गेम खेल रहा है इक्वली. तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी विल टेल अस हाउ शुड मैक्स प्ले अगेंस्ट मिन. ऑप्टिमली तो यही बनता है कि मैक्स और मिन को आपस में एक दूसरे के खिलाफ कैसे खेलना चाहिए बाय कंसिडरिंग द मूव्स ऑफ द लेटर. यानी कि अगर मैक्स खेल रहा है तो मैक्स को किस सारी स्ट्रैटेजीज को मद्देनजर रखते हुए, सारी मिन की सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए जो है वो उसे कौन सी मूव लेनी चाहिए और ऐसी कौन सी मूव लेके वो गेम जीत जाए. लेट अस कंसीडर अ शॉर्ट टर्म गेम ट्री टिक टैक टू. हम कहते हैं कि नंबर जो है वो यूटिलिटी गेम 3 प्लाई 1 तो ये में ही रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर की शक्ल की तरफ करके जो इसकी कॉर्नर है तो हम कहते हैं इस तरह से मैक्स को हम रिप्रेजेंट करें. और अगर हमारा जो कॉर्नर है वो पीछे की तरफ को आ रहा है तो हम कहते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिन को रिप्रेजेंट करने के लिए. utilities of the utilities of ply range from 2 to 12 utilities दिखाई दे रही हैं. ये रैंडम कोई भी वैल्यूज है जो आपके फिलहाल लिख दी गई हैं कि जी हमारे पास इस स्टेट की यूटिलिटी आ रही है 2, इसकी 5, 14, 6, 4, 2, 8, 12 and ये short. Now what is minimax? When it is turn of the max, it will always take an action in order to maximize its utility क्योंकि its winning configurations have high utilities. और जब मिन की बारी आएगी तो when it is the turn of the min, it will always take an action in order to minimize configure makes the move of the opponent into account. This measure is called minimax. हमें एक ऐसी जो है वो करना चाहिए जिसमें हमें ओपोनेंट के भी मूव को मद्देनजर रखना चाहिए. दिस इज मिनिमैक्स. थोड़ा सा ये अभी आपको आगे जाके क्लियर होता है कि मिनिमैक्स रिप्रेजेंट्स the state utility of a state given that both min and max will play optimally till the end of the game. होता क्या है कि जी in any state s one or more actions are possible for every possible new state that can be transited into from s we compute the minimax value. ये स्लाइड नहीं भी समझ आ रही थोड़ा आगे जाके इसकी एक एग्जांपल है उसके बाद opponent is always trying to minimize the utility of the player and the player is always trying to maximize the minimized selection of the opponent. यानी हमेशा आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं. सो दिस इज मिनीमैक्स. ठीक है. और ये मिनीमैक्स की जो थ्योरेटिकल स्लाइड है ये आपको थोड़ा सा आगे एग्जांपल देखने के बाद क्लियरली समझ आ जाएगी. अगर आपको कंफ्यूजन देख लेते हैं. ओके यहाँ पे देखिएगा जी मिनीमैक्स के ये आपके सामने गिवन है. अच्छा इस लेवल के ऊपर आप देखिएगा. इस लेवल पे ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं. इसका मतलब है ये इन सारी वैल्यूज में से ऊपर जो वैल्यू जाएगी ऊपर की स्टेट तक वो जाएगी मिन क्योंकि मिन ऊपर बैठा हुआ है और इन सारी वैल्यूज में से उसने मिनिमम को उठाना है. ठीक है. इसी तरह इस वाले पोर्शन में भी इन सारी वैल्यूज में से जो वैल्यू ऊपर पहुंचेगी वो इन सब में से मिनिमम होगी. इसी लिहाज से यहाँ पे मौजूद सारी वैल्यूज में से ऊपर हम मिनिमम को पढ़ना हुआ देख रहे हैं तो मिनिमम इसमें से सिलेक्ट करेगा कि मिनिमम यूटिलिटी ऊपर है. जब यहाँ पर सारी 3, 2 and 2 आ जाएंगी तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम है वो इन तीनों में से सेलेक्ट करेगा कि जो मैक्सिमम चीज है वो ऊपर आए. ठीक है. तो कंसीडर 3 एट लेवल 1. ठीक है. क्या होता है जी मिनिमम यहाँ पे देखिएगा कि मिनिमम जो है वो 3, 12 और 8 में से मिनिमम को चूज करेगा दैट इज 3 और उसको ऊपर भेजेगा. यहाँ पर 3 इसलिए आया. आप इग्नोर करें कि यहाँ 3, 2, 2 और 3 लिखा हुआ है. आप यहाँ देखिए सिर्फ नीचे वाले लेवल के ऊपर वैल्यूज लिखी है तो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू ने ऊपर जाना दैट इज 3. 2, 4, 6 में से मिनिमम क्या है 2.
14, 5 और 2 में से मिनिमम है 2। अब यहाँ पर आगे 3, 2, 2। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इस लेवल के ऊपर आप देखें जो बना हुआ है चीजें 3, 2, 2 से ऊपर है मैक्स, तो वो क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज में से कोशिश करेगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऊपर जाए। तो 3, 2, 2 में से जो ऊपर वैल्यू दैट इज 3 वो ऊपर जाएगी। बोथ आर अपोजिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द अदर। तो मैक्स हमेशा वो लेकर जाएगा मैक्सिमम को, मिन लेकर जाएगा मिनिमम को, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही लेकर जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा कि एट ईच नोड मैक्स विल ऑलवेज सेलेक्ट द एक्शन विद हाईएस्ट मिनिमैक्स वैल्यू, क्योंकि it wants to reach state with higher utilities, and at each node min will always select the action with lowest minimax value, क्योंकि it wants to reach the states with lower utilities। ठीक, अच्छा मिनिमैक्स का यही एल्गोरिदम है। मिनिमैक्स प्लेयर जाएगा, बोर्ड जाएगा। अगर तो आपकी गेम ऑलरेडी उसी पोजीशन में है जो कि टारगेट पोजीशन है, तो हम कहते हैं कि जी रिटर्न इवैल्यूएशन फंक्शन ऑफ द बोर्ड पोजीशन, आपका वो आपने उसके ऊपर इवैल्यूएट किया, उसका क्या स्कोर बन रहा है, वो विनर है या वो टाई है, तो आपको वो रिटर्न करते हैं। अदरवाइज क्या करें कि जी चिल्ड्रन क्रिएट करें। और चिल्ड्रन क्या है जी, ऑल लीगल मूव्स फ्रॉम प्लेयर, सॉरी ऑल लीगल मूव्स फॉर प्लेयर फ्रॉम दिस बोर्ड। अब आपने जो भी आपकी करंट गेम गई थी, फॉर एग्जांपल चेस वाली गेम, या आप इसके अंदर डाल रहे टिक टैक टू डाल रहे हो, तो टिक टैक टू वाली जो करंट सिचुएशन है उसके बाद उसके अंदर सारे एक एक मूव के बाद जो भी चिल्ड्रन है वो उसके क्रिएट किया। तो क्या होगा कि जी अगर तो मैक्स की बारी है तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम स्कोर को रिटर्न करेगा मिनिमैक्स को रिकर्सिवली कॉल करने के बाद। ये मिनिमैक्स यहाँ से क्या करेगा, रिकर्सिवली कॉल इधर भेजेगा, यहाँ तक कि हमारे पास वो टारगेट पोजीशन आ जाए। जब टारगेट पोजीशन आएगी वहां पर से स्कोर करेगा और वापस ऊपर भेजेगा। इसी तरह से अगर मिक्स की बारी नहीं है, मिन की है, तो वो क्या करेगा, मिनिमम मिनिमैक्स को फिर से रिकर्सिवली कॉल करते 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 यहाँ तक कि ये वाली सिचुएशन आ जाए, और फिर यहाँ से वो क्रिएट करेगा उसका स्कोर और वो ऊपर भेजेगा। और इस तरह रिकर्सिव कॉल सारी अपने अपने वैल्यूज करते करते आपको ऊपर एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये भी आपके पास मिनीमैक्स का वही एल्गोरिदम है जो अभी पीछे डिस्कस हुआ है। और इसमें जो है ना, मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, वो ये कि अगर आपके गेम ओवर है या फिर है ही डेप्थ 0, तो आप कंप्यूट करें यूटिलिटी सिंपल। चिल्ड्रन में क्या है जी, ऑल लीगल मूव्स ऑफ फॉर दिस प्लेयर। अगर तो आपका प्लेयर मैक्स है यानी कि कंप्यूटर है, तो बेस्ट स्कोर में आपने -INF का मतलब है माइनस इन्फिनिटी आपने सपोज किया हुआ है फोर मैक्स के लिए, ठीक है। और आपने फॉर मिन के लिए इसे सपोज किया हुआ है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, फिर फॉर लूप चला है फॉर ईच चाइल्ड इन चिल्ड्रन, जितने भी आपके चिल्ड्रन जनरेट हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 कोई भी है, आपने मिनीमैक्स के अंदर सब ट्री भेजा। मिनीमैक्स वो वाला जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, एक सब ट्री भेजा, उस ट्री से नेक्स्ट उसका हिस्सा डेप्थ एक कम कर दी, और आपने उसके अंदर भेजा एक ओपोनेंट, और ओपोनेंट आपका इधर चला गया। तो आपने इस तरह करके मिनीमैक्स कॉल करते गए करते गए करते गए जब तक कि आप स्कोर कैलकुलेट करेंगे, वो स्कोर आपका यहाँ आ गया, बेस्ट स्कोर आपका आ गया माइनस इन्फिनिटी, और आप उसमें से मैक्स को कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे बेस्ट स्कोर। सेम इज द केस विद मिनिमम, ठीक है। ये थोड़े से एल्गोरिदम जो है ना वो आपको यहाँ से और अच्छा सा समझ आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका वही मिनीमैक्स का जिसमें जा रहा है रूट, फिर उसमें जा रहा है रूट डॉट डेप्थ, और फिर उसमें जा रहा है मैक्स। अब रूट हमारे पास क्या जा रहा है, ये रूट में हमारे पास क्या है, ये जी मैक्स, ओके, ये लिख दिया हमने मैक्स। उसके बाद क्या है, मिन ऑफ, यहाँ पर आया मिन, और फिर मिन के बाद मिन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, 3, 12 एंड 8, ठीक। उसके बाद हमारे पास मजीद मैक्स के अंदर तीन चीजें आ रही है। मैक्स के अंदर आप देखें मैक्स लिखा हुआ और मिन कितने, 1, 2, 3, तो ये हमने लिखे 1 मिन, 2 मिन, 3 मिन। अब ये मिन किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, 3, 12 एंड 8 वो हमने लिखे, फिर 4, 2 और 6 ये लिखे, फिर 14, 5 और 2 ये हमने लिखे। इन सब में से आप मिनिमम निकालो, तो min of 3, 12 and 8 is 3, min of 2, 4, 6 is 2, min of 14, 5 and 2 is 2। ये आ गया 3, 2, 2, बाहर ब्रैकेट में मैक्स एज इट इज लिखा है। देन मैक्स ऑफ 3, 2, 2 में से आपके पास मैक्स आ जाएगा 3, ठीक। ये एग्जांपल आपकी, यही मिनीमैक्स का आपका एल्गोरिदम है। अच्छा, मिनीमैक्स एक्चुअली है क्या जी, इट इज अ डेप्थ फर्स्ट एक्सप्लोरेशन। आपने देखा होगा कि आप यहाँ से जब भी शुरू करते हैं, यहाँ 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 आप हमेशा डेप्थ पर जाते हैं, सो इट इज अ डेप्थ फर्स्ट
एक्सप्लोरेशन। रिकर्जन क्या है कि आपने रिकर्सिव होता है ये काम, विंड्स ऑल वे टू टर्मिनल नोड्स एंड देन अनवाइंड्स बैक बाय बैकिंग अप टू द वैल्यूज। तो मिन फॉर मिनिमम मिन मूव्स और मैक्स फॉर मैक्स मूव। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वो बात लिखी हुई है कि अगर मिन लिखा हुआ बाहर ऑपरेटर आपका, तो 3, 12 और 8 में से मिन लेंगे। अगर आपका बाहर मैक्स लिखा है तो इन सब में से मैक्स ले रहे होंगे। तो मिन मिनीमैक्स वैल्यूज जो भी ऊपर मेंशन है उनका मिन ले रहा होगा मिन मूव्स में, और मैक्स जो है वो मिनीमैक्स जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं तो मैक्स मूव्स के लिए उसका मैक्सिमम ले रहा होगा। सो प्रॉपर्टीज क्या है मिनीमैक्स की? इज इट कंप्लीट? अगर आपका ट्री फाइनाइट है तो यस इट विल ऑलवेज गिव यू सोल्यूशन। इट इज ऑप्टिमल, हाँ जी, अगर आपका जो ऑपरेंट है वो भी आपका उसी तरह ही इक्वली ऑप्टिमली खेल रहा है, तो जो कि खेलेगा भी जाहिर है आपका जो है ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है, बी गो ऑफ बी रेज टू एम। अगर आपका ब्रांचिंग फैक्टर 35 है, जैसे चेस के अंदर हमने बात की थी शुरू वाली, अगर आपको स्लाइड याद हो, ब्रांचिंग फैक्टर अगर आपका 35 है और आपका जो डेप्थ जा रही है या जो एम है वो आपके पास जा रहा है 100, तो आपको जो है ना वो 35 रेज टू 100 जो है वो आपको बहुत ज्यादा बनता है, ये उतना ज्यादा पर टाइम चाहिए। स्पेस जो है वो उसके अंदर डेप्थ फर्स्ट वाली है, बी गो ऑफ बी इंटू एम दैट इज 3500 बनेगी। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम असल में है क्या विद मिनिमैक्स के? फॉर चेस जैसे भी हमने बात की थी, इफ बी इज 35 नियरली और एम जो वो 100 है, तो फॉर रीजनेबल गेम एग्जैक्ट सोल्यूशन कंप्लीट इज एक्चुअली इनफिजिबल, क्योंकि big O of big raised big O of b raised to m which is 35 raised to 100, it is too much। ये मैंने लिखा है too much, आपके लिए स्पेस इसमें रह गई है। ओके, we need to think of a way to cut down the number of such path, क्योंकि अगर आपका बहुत ज्यादा बन जाएगा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिर हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसके अंदर हमें सर्च पाथ को कट करना पड़े। और हम कैसा करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि नंबर ऑफ गेम स्टेट्स इज एक्सपोनेंशियल इज द नंबर ऑफ मूव्स। तो हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि डू नॉट एग्जामिन एवरी नोड, हम हर नोड को चेक ना करें, उनको प्रून कर दे, काट दें और रिमूव कर दो उन ब्रांचेस को दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं खत्म। फिर हम इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे कि हमने प्रूनिंग किस तरह से करनी है, क्या तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो ब्रांचेस हैं उनको कट कर दें जिनको हमने विजिट नहीं करना। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड, जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अल्फा बीटा प्रूनिंग। और ये अल्फा बीटा प्रूनिंग को मैं आपको नेक्स्ट जो आपका रिकॉर्डिंग होगी या लाइव होगा उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, कोई सवाल होगा तो हम कोई सेशन में दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।